बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज। आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, हम सब जानते हैं कि ये वक्त बड़ा ही सख्त चल रहा है इस खित्ते के अंदर भी और दुनिया के अंदर भी। अमेरिका इसराइल ने ईरान के ऊपर हमला कर दिया। ना सिर्फ हमला कर दिया, जो सुप्रीम लीडर थे अली ख़ामनेई साहब, उनकी शहादत भी हो गई। और उस शहादत के बाद अब ईरान में असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स जो दूसरी दफ़ा ईरान में जमा हुई, उन्होंने नया सुप्रीम लीडर जो है वो जो पिछले सुप्रीम लीडर थे उनके बेटे, उनको चुन लिया। मुज्तबा ख़ामनेई साहब अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर हैं और इसके ऊपर अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी आया और इसके ऊपर कुछ बयानात भी आए। ख़ित्ते के अंदर अभी तनाव बहुत ज़्यादा है, मुल्कों को पता नहीं है। जीसीसी कंट्रीज़ जो हैं उनके ऊपर अटैक्स हो रहे हैं। ईरान अपनी वजाहत दे भी रहा है, माजरत भी की सदर मसूद पज़ेश्कियान ने, लेकिन उसके बाद भी तवातर के साथ हमलों का सिलसिला अब भी जारी है और तशवीश न सिर्फ खित्ते में है, पूरी दुनिया में इस मामले को लेकर तशवीश जारी है। हम आज अपने प्रोग्राम में इसी जो इंतखाब हुआ है सुप्रीम लीडर का, मुज्तबा ख़ामनेई साहब का, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके ऊपर अमेरिका के रद्द-ए-अमल की बात करेंगे। ये बात भी करेंगे कि ये जो जंग है आगे किस तरफ जा रही है, कितनी लंबी है, किसको सूट करती है लंबी जंग और कौन छोटी जंग का ख़्वाह है। ज़ाहिर है ये जंगें आसान नहीं होती और इनके रिपरकशंस बड़े ही भयानक हो सकते हैं। अगर ये आपके प्लान्ड जो आपका स्ट्रैटेजी है उसमें से बाहर निकल जाए तो बड़ा मसला भी हो सकता है। इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। हमें आज के प्रोग्राम में जॉइन किया है अता शाहिद साहब ने, पाकिस्तान के फॉर्मर एम्बेसडर हैं। हमें जॉइन किया है अली रिजवी साहब ने, ये ईरान के एक बड़े मशहूर जर्नलिस्ट हैं। और हमारे साथ होंगे डॉक्टर राग़िब, जो लाहौर इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च एंड एनालिसिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और इंटरनेशनल अफेयर्स के एक्सपर्ट भी हैं। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। सबसे पहले चलते हैं अली रिजवी साहब की तरफ। इनसे पूछते हैं कि ईरान के अंदर फ़िलहाल क्या हालात हैं और ये जो चीज़ों को जैसे देख रहे हैं वो चीज़ें क्या हैं, वो ज़रा हमारे नाजरीन के साथ अली साहब शेयर करें। तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ हैं और इस प्रोग्राम में बाकी जो दो मेहमान हैं उनके खिदमत में सलाम हैं। जैसे कि आपने अपने प्रोग्राम के यानी इस बात के ऊपर इरादा किया कि इस वक्त पूरा जो खित्ता है एक अनरेस्ट के सूरत हाल से चार हैं और इसका मेन जो किरदार है ये यूएस के रहता है, क्योंकि अमेरिका ने एक साइड से ईरान को एंगेज करके मुज़ाकरात में, तो दूसरी साइड पे ईरान के ऊपर दूसरी बार ये हुआ है कि अटैक किया है इसराइल के साथ मिलकर। ईरान ने पहले भी यूएस और उसके एलाइज को किया था कि अगर इस बार ईरान के ऊपर कोई अटैक भी है तो ये जो यूएस बेसिस होंगे वो ईरान के टारगेट लिस्ट में होंगे। आपको बताता जाऊं, इस वक्त ईरान के अंदर 12 से जायद कैजुअलिटीज हुई है इस जंग में, जो तकरीबन 10वां रोज उसका आगाज होने जा रहा है। इसके अलावा 105 जो मकामात है ईरान के अंदर, वो यानी ईरान के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हिट हुए हैं इस जंग के अंदर, जिसमें आम रहायशी इलाके, स्कूल्स और स्टेडियम्स और हॉस्पिटल शामिल हैं। अता साहब, आपने सुना ईरान के अंदर जो लीडरशिप की तब्दीली है, ये बड़ा ही अहम वाक़या है और ईरान के अंदर आप बेहतर जानते हैं सिस्टम बिल्कुल फ़र्क है दुनिया से। ये जो काउंसिल ऑफ, ये जो असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स है, ये ईरान की तारीख़ में, यानी ईरान के रेवोल्यूशन के बाद वाली तारीख़ में दूसरी दफ़ा इसको ये मौका मिला है। जो 88 मेंबर्स हैं जो बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस्लामिक लॉ के अंदर, उन्होंने दूसरी दफ़ा अपने ये ज़िम्मेदारी एक्सरसाइज की है। पहली दफ़ा जब शहीद जो लीडर हैं
उनको उनकी सिलेक्शन हुई थी इमाम ख़मीनी के बाद, और इस दफ़ा उनके बेटे की सिलेक्शन हुई है। तो ये सेकंड टाइम है कि इस काउंसिल ने ये फ़ैसला दिया है। सिस्टम इन प्लेस होता है इनका, बड़ी अवाम इनको मुंतखब करके लाती है 88 मेंबरान को, और ये मेंबरान फिर ज़िम्मेदार होते हैं सिलेक्शन के भी, फौरी सिलेक्शन के भी, और अगर सुप्रीम लीडर सही परफॉर्म ना कर रहा हो तो उसको रिमूव करने का इख्तियार भी इनके पास होता है। और ये जो काउंसिल है इसके ऊपर भी एक बॉडी होती है जो इस काउंसिल को सिलेक्ट करती है। तो जाहिर है बहुत सारे लोगों को ये सिस्टम का नहीं पता, लेकिन इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग सिस्टम एज़ फार एज़ ईरान इज़ कंसर्न। इनकी बड़ी मेजॉरिटी के साथ सिलेक्शन हुई है, और अब अमेरिका ने धमकी भी दे दी इनकी सिलेक्शन होते ही। उन्होंने कहा इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम अगर हमारे मतलब के ये ना हुए तो हम इनको भी, इनके साथ भी वही करेंगे जो इनके वालिद के साथ किया था, यानी शहीद कर देंगे इनको भी। कैसे देखते हैं आप सिचुएशन को? देखिए जी, ये आपने ये बिल्कुल सही फरमाया कि ये जो काउंसिल ऑफ एक्सपर्ट्स या असम्बली ऑफ एक्सपर्ट्स है, उसके इजलास में जो है मुज्तबा खामनाई साहब की जो है सिलेक्शन हुई है, और वो ईरान के नए सुप्रीम लीडर बन के उभरे हैं। तो ये पहले तो एक तो अमेरिका और इसराइल पे एक, आप समझ लें कि उन्होंने एक बहुत बड़ा थप्पड़ मारा है कि वो चाह रहे थे कि अपनी मर्जी का लीडर लेके आए। लेकिन एक बात इसमें देखने वाली है कि ट्रंप ने इसको ये तो कहा है कि जी ये हमारा, हम इस जो है इसको लाइक नहीं करते, लेकिन बड़ा कोई फोर्सफुली नहीं कहा। तो इसके पीछे लगता है कि बिहाइंड द सीन शायद वो कोशिश कर रहे हों कि इनके साथ उनकी कोई बातचीत या कोई निगोशिएशंस बिहाइंड द सीन कुछ हो जाए, ताकि वो, क्योंकि वो अब उनको ये समझ आ गई है कि इतना जो कुछ ये अब दूसरे हफ्ते में पहुंच गए हैं, तो वो कोई खातिर खा जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके। उनका ख्याल था कि शायद अली खामनाई साहब की जो शहादत के बाद वो इस कामयाब हो जाएंगे कि वहाँ कोई रिजीम चेंज कर सकें, या वो इस तरह की सूरत क्रिएट कर सकें जैसे वेनेजुएला में हुई थी। लेकिन उसमें वो जो है प्रेसिडेंट ट्रंप नाकाम रहे हैं। अब उनका जो ये ईरान को नुकसान तो हो रहे हैं, लेकिन जो ईरान ने इसको रीजनलाइज किया है, इंटरनेशनलाइज किया है, और जो उन्होंने नुकसान पहुँचाए हैं इसराइल में, और उनका जो डोम सिस्टम है या जो उनका जो डिफेंस सिस्टम है, वो इतना कारगर जो है वो मौसर साबित नहीं हो रहा। तो इस सूरत हाल में अब जो है ट्रंप ये सोचने में मजबूर हुए होंगे ज़रूर कि किस तरह इस जंग को कैसे ख़त्म किया जाए और उसके कैसे एग्जिट स्ट्रेटजी बनाई जाए। तो अब देखें कि ये एक जो हार्ड लाइनर दोबारा जो मुंतखब हो गए हैं, तो ईरान के लिए, जो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है इसको हज़म करना। लेकिन जिस तरह की ये जो वार जिस तरह फैल गई है, और जो इसके माशी नुकसानात, और जो जिस तरह इस वार की मुखालफत हो रही है, तो उस सूरत में ये ज़रूर वहाँ सोचा जा रहा है और देखा जा रहा है कि इस वार को किस तरह इससे एग्जिट किया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राग़िब, आपने गुफ्तगू सुनी, ये फरमाएं कि कितना ज़रूरी है अमेरिका के लिए जल्दी इस जंग को ख़त्म करना, क्योंकि जो माइंडसेट था इज़राइल और अमेरिका का वो तो यही था कि दो इतनी बड़ी ताकतें जब ईरान पे हमला करेंगी तो दिनों के अंदर रिज़ल्ट आ जाएगा, असैसिनेशन होगी सुप्रीम लीडर की, और उसके बाद नए रजीम में इनकी मर्ज़ी के लोग आ जाएंगे और ये लोग विक्ट्री डिक्लेयर करके वहाँ से निकल जाएंगे। आपको क्या लगता है अमेरिका को कितनी जल्दी हो सकती है इस जंग को ख़त्म करने की, और क्या जल्दी जंग ख़त्म ना होने की सूरत में, क्योंकि ईरान तो गिव अप नहीं करेगा, क्या ये जंग न्यूक्लियर की तरफ, न्यूक्लियर अटैक की तरफ भी जा सकती है? इसके ऊपर कमेंट करें। थैंक यू फराज फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये आपने जो क्वेश्चन किया है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें मैं, क्योंकि डायरेक्टली इसी तरह की बात जो है बड़े मशहूर जो हैं, जो स्कॉलर हैं जेफरी सैक्स, उन्होंने पिछले दिनों एक बात की है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। दैट इज अ स्टेटमेंट मैं उसको कहूँगा, बिकॉज उन्होंने कहा है कि वी आर इन दी अर्ली डेज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर नाउ। इसका मतलब है कि सिचुएशन जो है वो बहुत ही क्रिटिकल है जो इस वक्त दरपेश है पूरी दुनिया को। इस वक्त अमेरिका इसको कितनी जल्दी खत्म करना चाहेगा, इट गोज विदाउट सेइंग। अमेरिका तो चाहता है कि फौरन ही इसको अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए जाएं, लेकिन क्या अमेरिका इस जंग से निकल सकता है इस वक्त के? नहीं निकल सकता। इसके लिए मेरा ख्याल है कि हमें अमेरिका और इसराइल की मोटिवेशन को पहले देखना चाहिए। अगर हम देखें तो जो जून में 12 डेज वॉर हुई, उसमें इसराइल ने अटैक किया ईरान पे,
और उसके चंद ही महीनों के बाद दोबारा अटैक करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसके बारे में भी अगेन आई वुड कोट मीर शामीर हैं, जो बड़े ही रिस्पेक्टेबल, बड़ी रेप्यूटेड जो हैं वो स्कॉलर हैं। उन्होंने ये कहा है कि जी 12 दिन की जो वॉर हुई जून में, उसमें इजराइल को ये आइडिया हो गया कि ईरान जो है अगर उसको फौरी तौर पे ना कंट्रोल किया गया तो ये जो इसकी जो स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ है, वो जो पावर है, वो इतनी इंक्रीज हो जाएगी कि हम इसे कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। उसने ये कहा कि जी ये विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है अमेरिका के लिए भी और इजराइल के लिए बहुत छोटी है, इसीलिए उन्होंने दोबारा अटैक किया और इस दफा अमेरिका इज लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब जो आपका क्वेश्चन है कि इससे अमेरिका जो है वो कितनी देर में निकल सकता है, ये मेरा ख्याल ये है कि अमेरिका इस वक्त जो है एक कैच 22 सिचुएशन में फंस चुका है। उसकी वजह यह है कि वो इमीडिएटली निकलेगा तो वो अपने ऑब्जेक्टिव अचीव किए बगैर निकलेगा, और अगर वो ऑब्जेक्टिव अपना अचीव करना चाहता है जो कि ऑब्लिटरेट करना फलस्तीन के जो क्वेश्चन है उसको वंस फॉर ऑल यहाँ पे एज अ स्टेट ऑप्शन जो है वो खत्म करना चाहते हैं, तो वो जो है ना वो अचीवेबल नहीं है, बिकॉज ये 100 मिलियन पॉपुलेशन की एक वॉर हार्डन नेशन है ईरान। तो उसके लिए मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिका इसको अचीव कर सकेगा। तो अगर अमेरिका जल्दी निकलेगा तो उसके लिए प्रॉब्लम है, और अगर ये वॉर लंबी होती है तो इजराइल और अमेरिका बोथ उनके लिए बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम है। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन बड़ी क्रिटिकल है और इसको ओनली टाइम विल टेल कि ये वॉर किस तरह खत्म होगी। दुरुस्त फरमाया, सिचुएशन बड़ी गंभीर है। अली रिजवी साहब, आप कमेंट कर रहे थे मुज्तबा खामनेई साहब की एज सुप्रीम लीडर, उनकी जो तैनाती है उसके ऊपर, अपनी बात को प्लीज़ मुकम्मल करें। जी, जो आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई के जो चुनाव है वो एक फेयर इलेक्शन के ज़रिए किया गया है, जो ईरान के सुप्रीम काउंसिल के जानिब से की गई है। मैं देख रहा था उनके जो एक मेंबर हैं उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई को 90% अबव वोट मिले हैं इस वोटिंग के प्रोसेस में, और इस वक्त वो यानी उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो इस वक्त जख्मी हैं, क्योंकि उनके घर पे जो अटैक की गई थी, सुप्रीम लीडर की शहादत, आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई की जो शहादत हुई है उस दौरान ये भी जख्मी है। आपको ये बताता जाऊं, डॉक्टर राकिब साहब की बात को कंप्लीट करते हुए, कि यूएस इस जंग में खुद तो कूद गया है लेकिन वो अब निकल नहीं पाएगा, क्योंकि ईरान ने जिस तरीके से और जिस अंदाज से रिएक्शन रिटेलिएट किया है और रिएक्शन दिखाया है, वो यानी यूएस एक ऐसे दलदल में फंस गया है जिससे वो निकल नहीं पा रहा। आपको कुछ यहाँ पे मैं डिटेल्स बताता जाऊँ। इस वक्त ईरान ने जो यूएस बेसिस के ऊपर जो खत्ते के अंदर मौजूद है जो अटैक किए हैं, वो यूएई के अंदर 862 मकामात को ईरान ने टारगेट किया है, कुवैत के अंदर 562 हैं, और कतर के अंदर 162 है, बहरीन के अंदर 129 है, और इजराइल के अंदर 113 हैं, जॉर्डन के अंदर 49 हैं, साइप्रस में 5 हैं, और सऊदी अरब में 2, अजरबैजान में 2, और तुर्किया में एक बार अटैक की गई है। ये अटैक आपको बताता जाऊं, आपके नाजरीन को बताता जाऊं, ये इन ममालिक के ऊपर नहीं था, ये उन बेसिस के ऊपर की गई है जहां से यूएस और इसराइल ने मिलकर अटैक लॉन्च किया था ईरान के खिलाफ। इस वक्त मैं अभी आपसे कुछ देर कबल ईरान ने जो 32वां लेयर है वादे सादिक 4 का, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं और ड्रोन्स के अटैक हैं, वो इसराइल के ऊपर लॉन्च किया है, जिसमें कदर और खुर्रमशहर के जो मिसाइल्स हैं वो बरसाए जा रहे हैं। और इस वक्त आप इंटरनेशनल मीडिया को देखें तो इस वक्त तल अवीव के अंदर सायरन बज रहे हैं, और वो उनके जो इंटरसेप्ट के जो सिस्टम है वो कोशिश में है कि ईरानी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं उनको रोके, लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे, क्योंकि जो खुर्रमशह मिसाइल्स हैं वो ईरान ने अभी लॉन्च किया है, जो कि एक वक्त में 2000 किलोमीटर के रेंज को अटैक कर सकता है, और इससे जो
ख़तरनाक इस मिसाइल की जो बात है वो एक ही टाइम पे 80 मकामात, यानी वो जब लॉन्च होता है अपने मकसद में पहुंचने से पहले वो 80 टुकड़ों में तकसीम होकर वो अपने मुख्तलिफ टारगेट्स को हिट करता है। जी, बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी आपने जिक्र किया इस 32वीं लहर का, और इसके बाद जो नई वेपन सिस्टम्स और नए मिसाइल्स ईरान यूज़ कर रहा है। यहाँ पे आपसे एक बुनियादी सवाल और मैं करूँगा अली रिजवी साहब, ये फरमाएं कि जो जीसीसी कंट्रीज़ हैं, जो हमसाए हैं, मुस्लिम ममालिक हैं जिनका आपने जिक्र किया, तवातर के साथ ईरान की तरफ से उन पर हमले हुए, उनकी तरफ से बड़ा रिस्ट्रेंट दिखाया गया, उनकी तरफ से ईरान को तंबीह भी की गई, एक ईरान की तरफ उनकी सिंपथी भी है। और उसके बाद सदर मसूद पज़ेश्कियान ने ये भी कहा कि एक माजरत भी की अटैक्स की सूरत में, और साथ वाज़े भी किया कि हमने यूएस बेसिस पे अटैक किया है। इस पे तो क्लैरिटी है ईरान की, लेकिन ये इन मुल्कों को भी ज़ाहिर है नुकसान हो रहा है। ये बेसिस उन मुल्कों के अंदर हैं और ये पॉलिसी इन मुल्कों की आज की नहीं है, ये बड़ी पुरानी है, आप मेरे से बेहतर जानते हैं। ईरान का क्या स्टांस है? अगर ईरान ने तो ये कहा है कि हमले मेरे ऊपर यहाँ से हुए तो मैं हमले करूँगा, इस पे तो क्लैरिटी है, लेकिन जो रिस्ट्रेंट मुस्लिम ममालिक दिखा रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिस्ट्रेंट किसी टाइम पे ख़त्म हो जाएगा अगर ईरान की तरफ से तवातर के साथ हमले जारी रहे? तो इसके ऊपर कमेंट करें। देखिए, रिस्ट्रेंट जो अरब ममालिक की जानिब से दिखाई जा रही है वो ना चाहते हुए दिखाई जा रही है, क्योंकि ईरान ने सबसे पहले इस जंग के आगाज़ यानी शुरू होने से पहले वार्न किया था कि अगर इन बेसिस के अंदर से ईरान के ऊपर कोई अटैक की जाए तो ईरान उनको ज़रूर टारगेट करेगा। अब जो ईरान का जो इस वक्त नुकसान हुआ है, यानी सबको ये समझने की ज़रूरत है, आम बंदा ईरान के अंदर नहीं मारा गया। ईरान का सबसे बड़ा जो सुप्रीम लीडर हैं, जो लाखों लोगों के मजहबी पेशवा है, वो इस हमले के नतीजे में शहीद हुए हैं। तो एक गम और गुस्सा ईरान के अंदर पाया जा रहा है। जहाँ तक अरब ममालिक का यानी वो रिस्ट्रेन जो उनका बैक है, वो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये यानी इतना कैपेबल हो कि वो ईरान के ऊपर अटैक करें, क्योंकि हम सब ने यानी पिछले 10 दिन से पूरा दुनिया देख रहा है कि ये जो अरब ममालिक हैं वो टोटली बेस्ड थे यूएस के ऊपर, और खुद यूएस के जो हशर इस यूएस तो भाग गया, इन अरब ममालिक को यहाँ छोड़ के यूएस तो निकल गया जी। उन्होंने तो उनको इस वक्त एक रिपोर्ट के मुताबिक 36,000 जो यूएस फोर्सेस हैं वो खित्ता छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। जो यूएस के एम्बेसीज हैं इन ममालिक के अंदर वो बंद होते जा रहे हैं। जो एक यूएस ने इस खत्ते के अंदर एक बड़ा यानी जजीरा नुमा फौजी अड्डा लेके आया था अब्राहम लिंकन को, वो आप इस वक्त देखें वो इस वक्त कहाँ पर मौजूद है। यानी वो 300 कुछ के रेंज में आ गया था ईरानी बॉर्डर्स के, वो पीछे हो और गया। इस वक्त वो 2000 से भी ज्यादा उसको खींच के लेके गए हैं वापस। तो वो जब खुद उनके जो यूएस का ये सूरत हाल है, तो वो अरब ममालिक फिर क्या करेंगे? क्योंकि आपका पॉइंट आ गया। एक आपको आपके नाजरीन को यहाँ पर इस बात के ऊपर भी यानी मैं बताना चाहूँगा कि तमाम अरब ममालिक ने एक इलाई तश्कील दिया था जो 6 साल तक यमन के साथ लड़ता रहा, और हौसियों को वो शिकस्त नहीं दे सकें, तो वो ईरान को क्या शिकस्त देंगे? बिल्कुल आपकी बात ठीक है, मेरा इशारा शिकस्त की तरफ नहीं और रिटेलिएशन की तरफ था। बहरहाल बिल्कुल आपने बड़े मुनासिब अंदाज में ईरान की पॉलिसी भी और कैपेबिलिटी की तरफ इशारा किया। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक। ताशाहिद साहब, आपने गुफ्तगू सुनी, हम किस तरफ बढ़ रहे हैं, ये ख़ित्ता किस तरफ बढ़ रहा है। अमेरिका अपने एलाइज़ को, जो दरीना एलाइज़ थे और दुनिया की सेफेस्ट मुल्क समझे जाते थे, मैं यूएई का जिक्र कर रहा हूँ, केएसए का जिक्र कर रहा हूँ, मैं तुर्किया का जिक्र कर रहा हूँ, ये सारे जीसीसी कंट्रीज़ under the umbrella of United States of America, their first ally or first line of defense was the US itself. इस वॉर के अंदर
तवातर के साथ आपने स्टैट्स सुने अली रिजवी साहब के, कितनी ज़्यादा हमले हुए, यानी यूएई के ऊपर 862 हमले हुए, उसके बाद अमेरिका कहीं नज़र नहीं आया। और जो अंदर की बात पता चल रही है वो ये है कि अमेरिका ने ये मैसेज दिया कि यूर ऑन योर ओन। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, वो अमेरिका की पॉलिसी तो यही है कि अगर ईरान इन पे अटैक करता रहता है, अनफॉर्चुनेटली ये देखने की भी ज़रूरत है कि जो उनके बेसिस पे अटैक थे तो वो अगर हम छोड़ दें, तो इसके अलावा भी ईरान ने जो है उन मसले एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है आज जो बहरीन की रिफाइनरी है वहाँ पे अटैक किया, इसके अलावा एयरपोर्ट्स पे अटैक हुए हैं। तो ये कोई सूरत हाल, कोई बेहतर सूरत हाल खित्ते के लिए नहीं है। और अमेरिका की ख्वाहिश तो यही है कि वो, और इसराइल की ख्वाहिश भी यही है कि वो ये इन कंट्रीज ये मजबूर हो के समहाउ, देखें ये ईरान को शिकस्त ना भी दे सकें, लेकिन जो अब देखें इन कंट्रीज ने कंडेम किया है, और हमारी अपनी पोजीशन भी बड़ी ख़राब है कि हम KSA के साथ एग्रीमेंट में है, डिफेंस एग्रीमेंट है हमारा, कि अगर KSA पे कोई अटैक होता है तो वो अटैक इसी तरह समझा जाएगा जैसे पाकिस्तान पे अटैक होता है। तो इस बारे में ऑलरेडी डिस्कशन भी जारी हैं, और हमने अपने ईरानियन फ्रेंड्स को और ये मैसेज भी दिया है कि देखिए आप कोशिश करें कि KSA पे अटैक करने से एतराज़ करें। तो ये सूरत हाल बड़ी गंभीर है, लेकिन ईरान के एक ये सूरत हाल उनके फेवर में भी जाती है और उनके नुकसान में भी जाती है। फेवर में के तो रीजनलाइज हो के अगर ये कंट्री जो है ऑलरेडी प्रेशराइज तो कर रहे हैं अमेरिका को कि इस जंग को फौरी तौर पे ख़त्म किया जाए, लेकिन नुकसान ये है कि जो ईरान अपने इर्द गिर्द जितने भी उसके कंट्रीज हैं, अगरचे वो उसको अभी रिटेलिएट नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे एक आप देखिए एक मुखालफत का जो है पहलू उभर रहा है जो ईरान को लॉन्ग रन में जो है नुकसान पहुँचाएगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त इंतहाई गंभीर है, और ये देखना पड़ेगा कि ईरान को बड़े ही सोच समझ के जो बेसिस पे अटैक तो कुछ समझ आ सकती है, लेकिन उनका इंफ्रास्ट्रक्चर या उनके जो सिविलियन जो होटल्स हैं या दूसरे जो मकामात हैं या जो पानी डिसलिनेशन प्लांट्स हैं, उन पे अटैक करने से बाज मेरा ख्याल रहना चाहिए। बिल्कुल, आपका मौक़िफ़ आ गया। यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आपके नाज़रीन को कि ये जो जितने अटैक्स हुए हैं, ये ज़्यादातर अटैक्स वो हैं जो US के बेसिस के ऊपर की गई है। और जहाँ तक होटल्स और कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अवामी इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर अटैक के बारे में भी ईरान का कुछ अटैक के हवाले से ये कहा गया है, जिन होटलों के ऊपर अटैक किया है वो होटल्स हैं जिस पे वो US के फोर्सेस वहां भाग गए हैं, ठीक है। और कुछ ऐसा इलाका है, कुछ ऐसे अटैक्स हैं जो खुद ईरान कह रहा है कि ये हमने नहीं किया, और इसके अंदर इसराइल का इन्वॉल्वमेंट देखी जा रही है जी। ये बयान क्योंकि बिल्कुल इसराइल चाहता है कि इस जंग को फैलाया जाए। बिल्कुल। डॉक्टर राग़िब, ये बताएं कि कितना ज़रूरी है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका अपनी ही जंग लड़ रहा है, या ये इज़राइल फ़र्स्ट वाली पॉलिसी जिसकी तरफ इशारा किया था अब्बास अरागची साहब ने, जो फॉरेन मिनिस्टर हैं ईरान के, उन्होंने कहा था कि, और बड़ा राइटली सो, बड़ी दम था इस बात के अंदर कि लग ऐसे रहा है कि इज़राइल फ़र्स्ट की पॉलिसी पे अमेरिका चल रहा है रादर दैन अमेरिका फ़र्स्ट। तो क्या ये जंग इस हिसाब से अमेरिका का अपना इंटरेस्ट था या ये ज़्यादा इसराइल का इंटरेस्ट था? देखिए जी, ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक कैलकुलेशन और एनालिसिस है इसके बारे में। सबसे पहले तो ये है कि अमेरिका जो है इस वक्त फॉर श्योर दे हैव लॉस्ट देयर हाई मॉरल ग्राउंड। उसकी रीजन ये है कि अमेरिका ने अटैक करने से पहले ये डिक्लेयर किया कि ये ईरान जो है वो न्यूक्लियर जो कैपेबिलिटी है वो अटेन करना चाहता है या उसके करीब है, जबकि ये बहुत ही जल्दी ये चीज़ एक्सपोज हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। विद इन अमेरिका भी उसके खिलाफ आवाजें उठने लगी कि जी अमेरिका जो ईरान है वो ऐसा नहीं करने जा रहा था। तो अमेरिका जो है एक तो अपनी मॉरल हाई ग्राउंड जो है वो लूज कर चुका है। यहाँ पर मैं डॉक्टर राक़िब साहब की बात को कंप्लीट करते हुए, ये वाकई में ये US का जंग नहीं था,
यानी इसराइल का जंग ट्रंप ने अपने सर लिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स मौजूद हैं, इंटरनेशनल रिपोर्ट्स मौजूद है इस हवाले से कि 28 फरवरी तक यूनाइटेड स्टेट इस जंग में आने के लिए तैयार नहीं था। वो एकदम इस जंग में आने का मेन वजह वो रिपोर्ट बनी जो इसराइल के वजीर आजम ने ट्रंप को दिया, जिसके मुताबिक वो सुप्रीम लीडर और ईरान के जो टॉप के लीडरशिप थे उनके मौजूदगी का उसने जिक्र था, और उसमें उनका यही प्रोग्राम था कि वो किसी तरीके से इन सबको शहीद करने के बाद या इनको टारगेट करने के बाद ईरान के अंदर जो प्रेशर है, जो वो समझते थे कि रजीम चेंज का जो ड्रामा था वो करना चाह रहे थे, जो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं कर पाए। ये जंग था ही नहीं अमेरिका का, क्योंकि जो खत्ते के अंदर इससे पहले जो 12 रोज़ा जो जंग हुई है उसके पीछे भी इसराइल था, और इसराइल के मफादात को प्रोटेक्ट करने के लिए ट्रंप इस जंग में कूद गया है, जिसके इस वक्त खुद यूएस के अंदर बहुत सारे लोग और बहुत सारे जो हुकूमती अरकान हैं वो इस चीज़ को, यानी ट्रंप को मुख्तलिफ बातें सुना रहे हैं, और इस वक्त ट्रंप के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है। बिल्कुल जी। अता शाहिद साहब, ये फरमाएं कि पिछली दफ़ा, जैसे आप गुफ्तगू का हिस्सा आप सुन रहे हैं, ये बताएं कि पिछली दफ़ा भी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह डिक्लेयर किया कि ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को तबाह कर दिया गया है। B-52 आए, उन्होंने बॉम्ब की साइट्स, और उन्होंने कहा ये कैपेबिलिटी ईरान की ख़त्म हो गई है। और उसके बाद अब दोबारा न्यूक्लियर कैपेबिलिटी ख़त्म करने की बात हुई कि जी वो बिल्कुल तैयार थे और बॉम्ब बनने ही वाला था। तो अमेरिकन प्रेसिडेंट की इतने छोटे गैप के अंदर ये दो बिल्कुल मुतज़ाद स्टेटमेंट्स कितनी अहम या गैर अहम हैं, और ये लॉजिक बनाना कि बस अटैक हो जाता हम पे, तो क्या समझते हैं आप, क्या कमेंट करेंगे इस चीज़ के ऊपर? देखिए जी, वो तो ये अमेरिकन पब्लिक के लिए और मतलब इंटरनेशनल पब्लिक के लिए उन्होंने कहा है, इसमें कोई मतलब सच्चाई तो है नहीं। देखिए, उन्होंने दो चीज़ें कही। एक, उन्होंने कहा कि जी वो जो है न्यूक्लियर जो है बम बनाने के बहुत करीब हैं। सेकंड, उन्होंने कहा जी कि जी वो अपने जो बैलिस्टिक मिसाइल उनके ईरान के हैं वो अमेरिका को हिट कर सकते हैं। तो जो उनकी अपनी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट्स हैं वो कहती हैं कि जी ईरान के पास जो बैलिस्टिक मिसाइल हैं वो अभी ईरान को 9 साल का अरसा दरकार है कि वो इस काबिल होंगे कि वो अमेरिका को हिट कर सके। तो ये सारी चीज़ें, या ये बात करें कि ये वो जो आपने ट्रंप का पूरा पहला दौर भी और दूसरा दौर भी देखा है कि वो अपनी स्टेटमेंट को चेंज करते रहते हैं। तो ये जो वार जो इजराइल ने उन पे इम्पोज की है, इस पे तो उनके अपने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो भी कह रहे थे कि जी ये चूंकि इजराइल जो है वो वार में अटैक करना चाह रहे थे अपना ईरान पर, तो हमें ईरान जो है वो हमारे बेसिस पे अटैक करता तो हमने प्रीएम्प्टिव अटैक किया है। इसी तरह एक दूसरे सेनेटर ने भी कहा कि अपना, यानी कि आज तक कोई ऐसा बेवकूफ़ प्रेसिडेंट नेतन्याहू को नहीं मिला जो ईरान के खिलाफ ये वार जो है इस तरह की वार शुरू कर दे। तो ये वहाँ पे जो है कोई उन्होंने बड़ी कोई पॉपुलर वार नहीं, 30% यानी कि आप ना होने के बराबर वहाँ पे अमेरिका में इसकी जो है पजीराई है, कोई इस वार को पसंद नहीं कर रहा। ट्रंप ने तो इस बस एक उनके लिए जो है उन्होंने अपने पब्लिक के लिए और दुनिया को दिखाने के लिए, जैसे उन्होंने इराक में झूठ बोला था एक के जी वहाँ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, तो कोई आज तक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन नहीं है। ईरान का कोई इरादा नहीं था बम बनाने का, अगर चाहते तो वो ऑलरेडी 60% उनके पास 460 ग्राम का यूरेनियम पड़ा हुआ था। उससे बाद उसके आगे उन्होंने एनपीटी को साइन किया हुआ है, उन्होंने तवातर के साथ बड़ा कोऑपरेट किया हुआ है IAEA के साथ, उन्होंने तो कभी इनकार नहीं किया, अपना प्रोग्राम सामने खोल के रखा है ईरान ने। ये तो हिस्ट्री का हिस्सा है। 90% जाने के लिए कोई मुश्किल नहीं थी, अगर वो चाहते तो 2 हफ्तों में बना सकते थे, लेकिन उनका जो फतवा था शायद उनके आगे आया या क्या और वजह थी कि उन्होंने वो एटॉमिक बम बनाने की तरफ नहीं गए। ये सारे जो है अमेरिका की तरफ से ये समझ लें कि बिल्कुल एक सफेद झूठ था, और उन्होंने ये सफेद झूठ बना के एक बहाना बना के वो ईरान को जो है वो डिस्ट्रॉय करने की तरफ, जो ये बेसिकली नेतन्याहू का मंसूबा है, और नेतन्याहू न सिर्फ अपने साथ अमेरिका को भी तबाही की तरफ ले आया। अली रिजवी साहब, ये फरमाएं कि ये
जो सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ धमकियां, इनकी पावर में आने के बाद साथ ही धमकियां भी आनी शुरू हो गई और सदर ट्रंप ने ये कहा कि जी कार्रवाई मुनासिब वक्त पे करेंगे और बेंजामिन नेतन्याहू से मुशावरत के बाद करेंगे, और ये भी कि अगर हमारे जो फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो ना हुए, हमारी पसंद के लीडर ना हुए, तो हम उनको भी एलिमिनेट कर देंगे। तो इस स्टेटमेंट को ईरान और इसकी मौजूदा जो हुकूमत है और जो सुप्रीम लीडर हैं वो कैसे देखते हैं? ना इस बयान को ना बाकी जो बयानात हैं इन यूएस प्रेसिडेंट को, वो ईरान में सीरियस नहीं लिया जाता। अभी मैं देख रहा था ईरान के जो सिक्योरिटी काउंसिल का जो हेड है वो एक इंटरव्यू में ये बयान दे रहे थे कि यूएस एक साइड से वो जंग को रुकवाने के लिए कोशिशें कर रहा है और बार बार मुख्तलिफ ज़राए से हमसे रब्ता करने की कोशिश कर रहा है कि जंग को रुकवाएं, और दूसरी जानिब वो मीडिया के सामने और अपने अवाम के सामने ऐसे बयानात देता है कि वो हम बस जवाब देंगे और इससे बढ़ के क्या होगा। और क्या यूएस प्रेसिडेंट ये समझते हैं एक ऐसा बंदा जिसके पूरा फैमिली इस अटैक में, इसी जंग के अंदर शहीद हो गए हैं, क्या वो इनके बातों में आएगा यानी और उनका कहना मान लेगा? ये कैसा मुमकिन है? दूसरे जानिब अगर हम देखें जो सैयद मुश्तबा खामनेई हैं, जो ईरान के जो थर्ड सुप्रीम लीडर हैं, वो 16 साल के एज से लेकर अब तक वो यानी जंग के मैदान में मौजूद हैं और वो अपने वालिद का दोष यानी हमेशा साथ रहे, मुख्तलिफ डिसीजन में उनके साथ थे और उन्होंने अपने वालिद को देखा है कि वो किस तरीके से और किस नौइयत पे और किन यानी जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर उन्होंने डिसीजंस ली है। तो मैं ये नहीं समझता कि ईरानी जो हुकूमत है या ईरान के जो नए जो सुप्रीम लीडर हैं वो इनके बातों पे आएगा। और ईरान के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो 10 साल तक इस जंग को जारी रख सके और वो डेली इसी तरह के मुख्तलिफ वेव्स के थ्रू जो दुश्मन के जो मफादात हैं उसको डिस्ट्रॉय करते रहे। अता शाहिद साहब, आपको क्या लगता है ये जंग किस तरफ जा रही है? और ज़ाहिर है ख़ित्ते के अंदर अब जो ऑयल प्राइसेस हैं वो बढ़ रही हैं, एक इकनॉमिक क्राइसिस की शक्ल इख्तियार कर रही हैं। पाकिस्तान जैसे जो मुल्क हैं, इवन इंडिया, जितने मुल्क हैं, बल्कि जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं वो भी एक बिल्कुल हेल्म ऑफ अफेयर्स पे, आई ऑफ द स्टॉर्म के अंदर ये सारी की सारी हैपनिंग्स बड़ी तवातर के साथ हो रही हैं और इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। और जहाँ तक बयानबाजी आप देख लें तो अमेरिका की तरफ से भी सख्त बयान आ रहे हैं और ईरान तो पीछे हटने का नाम नहीं ले रहा। और ईरान की जो रिटेलिएशन है मेरे ख्याल में अनप्रेसिडेंटेड थी। 12 दिन की जंग के अंदर भी ये जो फेरोसिटी है वो इतनी नहीं थी जितनी अब है कि मल्टीपल फ्रंट्स के ऊपर ईरान जो है वो हमले पे हमला कर रहा है। आप क्या देखते हैं ये सूरत हाल कहाँ जाएगी? लेकिन ये सूरत हाल तो इंतहाई गंभीर है और किसी तरफ भी जा सकती है, लेकिन जो बिहाइंड द सीन्स जो है वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी जो है वो भी जारी है और कोशिश यही करनी चाहिए कि किसी तरीके से जितनी जल्द हो सके इस जंग को ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये जंग ना देखिए इमोशनली तो हम ये कह सकते हैं कि ईरान जो है वो सस्टेन करता रहेगा, लेकिन देखिए हमें सबको इल्म है कि ये जो जितना मतलब बारूद ईरान पे गिराया जा रहा है उससे जितना नुकसान, भारी नुकसान ईरान ने उठाया है कि पहले ही दिन उनके जो अपने जो सुप्रीम लीडर शहीद और उसके साथ 40 इम्पोर्टेंट जो थे कमांडर्स वो भी शहीद हुए। तो ये देखिए इसके अलावा जो बच्चियां 165 बच्चियां शहीद हो गई और उसके अलावा सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, हम नहीं चाहते कि ईरान की भी तबाही हो और ईरान का जो रीजन में जो एक सूरत हाल बनी थी और जो बेहतरी उनकी KSA के साथ तल्लुकात में बेहतरी हुई थी वो फिर दोबारा से वो तल्लुकात जो है ख़राब हो जाएं। तो अगरचे अमेरिका और जो अपना इज़राइल की ख्वाहिश तो यही है कि वो ईरान के तल्लुकात जो हैं उस अपने रीजन में दूसरे कंट्री के साथ ख़राब हो जाएं और वो एक मुश्तरका एनिमी की सूरत में ज़ाहिर हो। तो इस सारी सूरत हाल की इसका बेहतरी सिर्फ इसी सूरत में हो सकती है कि ये वार जो है जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। इसके लिए
जो बिहाइंड द सीन हैं, चाइना को भी काम करना चाहिए, रशिया को भी, और हमारे जो तमाम मुस्लिम मालिक हैं और जो ये जो अपने गल्फ कंट्रीज़ हैं, तुर्किया है, पाकिस्तान है, सबको बिहाइंड द सीन जो है अमेरिका पे प्रेशर डालना चाहिए कि जी वो किसी अब इस अपना जैसे भी जो भी वो अपना कहना चाहें कि ठीक है जी हमने ईरान को नुकसान पहुंचा दिया है, उसके हमने न्यूज़ को नुकसान पहुंचा लिया है, उसके मिसाइल सिस्टम को ख़त्म कर दिया, जैसे वो नेवी को ख़त्म कर दिया जी, नेवी को ख़त्म कर दिया, जो कुछ भी कह रहे हैं, तो किसी तरीके से ये जंग ख़त्म हो, इसी में सबकी बेहतरी है। और अगर ये जंग दूसरे तीसरे हफ्ते से आगे जाती है तो फिर ये किसी तरफ भी निकल सकती है। और आपने जो पहला एक क्वेश्चन किया था कि ये न्यूक्लियर, तो ये देखें अगर ईरान जो अमेरिका और जो अपने इजराइल भी ये शो नहीं अपने पब्लिक को कर सकते कि हम ये जंग हार चुके हैं, तो उस सूरत में कुछ भी हो सकता है। तो खुदा न खास्ता ये जंग किसी ऐसी तरफ ना चली जाए कि उससे वापसी नामुमकिन हो जाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी। अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का शुक्र करूँगा और ये दुआ करूँगा कि मुसलमान दुनिया में जहाँ पे भी रहें अल्लाह पाक उनकी हिफाजत करे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।